पुनः सभी को सुप्रभात प्रणाम। हमारे आज के इस छात्रवृत्ति पोर्टल के ऑनलाइन इवेंट्स में जुड़े हुए हमारे सभी मुख्य शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, उप शिक्षा अधिकारी, हमारे विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, हमारे शिक्षक साथी, आप सभी को एससीईआरटी की ओर से सुप्रभात प्रणाम नमस्कार। थोड़ा सा इसमें चूंकि 11:30 बजे का टाइम जो दिया था, माननीय शिक्षा मंत्री जी किसी अन्य अर्जेंट मीटिंग में व्यस्त हो गए हैं, तो तब तक हम इस समय का सदुपयोग करते हुए एक तो छात्रवृत्ति के बारे में थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे। तो जो हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी साहिबान बैठे हैं, तो वो फिलहाल यदि चाहें तो हमारे इस लिंक से और छात्रवृत्ति के संबंध में जो बातचीत यहाँ पर की जाएगी उससे जुड़ेंगे। साथ में जो पटल प्रभारी हैं कृपया वो जुड़े रहें, क्योंकि छात्रवृत्ति के जब बच्चों के फॉर्म आते थे उसमें बहुत सारी त्रुटियां आती थी। वो कौन कौन सी अधिकतर त्रुटियां होती हैं जिनको कि यदि विद्यालय स्तर पर, विकासखंड स्तर पर हम जो है अगर दूर नहीं करते हैं तो कई बार जो है वो कोर्ट केसेज भी बन जाते हैं और बच्चे का एक जो लाभ है उसको नहीं मिल पाता है। तो मेरा निवेदन होगा कि जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं विद्यालयों में, प्रिंसिपल साहिबान हैं, वो तो जुड़े ही रहेंगे। साथ में जो पटल प्रभारी हैं, जो भी हमारी छात्रवृत्ति पटल जो देखते हैं, वो भी इसमें जुड़े रहेंगे, क्योंकि उस पर काफ़ी चीज़ें, बातें जो हैं हमारा छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ जो है उस पर बातचीत करेगा। और जैसे ही फिर हमको जो सूचना अपडेट मिलती है तो हमारे आदरणीय माननीय शिक्षा मंत्री जी जो हैं हमारे इस ऑनलाइन पोर्टल को आज उद्घाटन करेंगे और उस पोर्टल के बारे में भी फिर हम लोग जो है डिटेल से आपसे बातचीत करेंगे इनको कि किस तरह से आप लोगों को इस साल जो है ऑफलाइन मोड में ये छात्रवृत्ति, कोई भी छात्रवृत्ति परीक्षा है उसके आवेदन नहीं भरने हैं। विद्यालय स्तर से ही ऑनलाइन मोड में, ऑनलाइन जो पोर्टल है उस पर ही आपके जो हमारे छात्रवृत्ति फॉर्म है वो भरे जाएंगे। इवन बाकी सभी चीज़ें, सारे जो छात्रवृत्ति संबंधी कार्य हैं सारे पोर्टल के माध्यम से होने हैं और इसको विद्यालय, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट आसानी से मॉनिटर भी कर सकता है कि किस विद्यालय से कितने बच्चों ने फॉर्म भरे, क्या है। इस पर डिटेल जानकारी जो है हमारे एक्सपर्ट जब इस हमारे वेब पोर्टल का जो है इनॉग्रेशन हो जाएगा उसके बाद हम लोग करेंगे। तो तब तक मेरा निवेदन होगा सभी से कि प्लीज़ थोड़ा सा इसमें देखें कि कई बार हमने देखा है कि जो हमारे एलिजिबल बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, वो कई बार बहुत महत्वपूर्ण, चाहे मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति परीक्षा है, चाहे हमारा एनडबलएमएस है, इसमें से वंचित रह जाते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई जो है जानबूझ करके की गई त्रुटि होती है, लेकिन कई बार हम जो है थोड़ा इसको कैजुअल ले लेते हैं, तो जो हमारे बच्चे हैं, जो उनका हक है वो उससे वंचित रह जाते हैं। तो पहला तो ये निवेदन है कि क्योंकि इस साल 2-3 बातों पर जो है हम फोकस करेंगे और अभी से अगर हम इस पर अवेयर कर लेते हैं बच्चों को भी, अभिभावकों को भी, सभी को, कि क्या जो हमारी मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति परीक्षा है इस साल हम मई में उसे करवाने का हमने जो है यहाँ पर निर्णय लिया है। तो उस पर भी देखेंगे कि इन टाइम हमारी जो टाइम लाइन है वो भी आपको हम कुछ देर बाद बता देंगे कि कब आपने बच्चों के फॉर्म जो हैं अप्लाई करने हैं, कब सबमिट करने हैं, फिर हमारे ब्लॉक लेवल पर कब सेंटर किस तरह से निर्धारण होना है। सेंटर्स में भी पिछली बार बहुत सारे जो हैं शिकायतें आई थी कि हमारा सेंटर दूर पड़ गया, कहीं पर सेंटर ऐसी जगह बना दिया गया जहाँ पर विशेष रूप से भौतिक संसाधनों का अभाव था। तो ऐसी सब चीज़ों को देखते हुए जो व्यावहारिक दिक्कतें हमारी फील्ड लेवल पर आती हैं वो ना आए, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो पुनः मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ में चूंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जो एक गाइडलाइन आई थी और भारत सरकार से भी जो है एक निर्देश हमको प्राप्त हुए थे कि बहुत सारा जो हमारा मोबाइल का यूज हो रहा है, स्क्रीन यूज हो रहा है, तो मोबाइल की एसओपी ये स्टेट लेवल से जारी हो चुकी है, उस पर भी आधे घंटे का ओरिएंटेशन किया जाएगा कि उस ऐप के बारे में आप विद्यालयों में कैसे बच्चों के साथ और टीचर स्वयं भी किस तरह से उसके गाइडलाइन का पूरा प्रयोग करेंगे। वो एसओपी सभी सीओज बीओज को हमारे पोर्टल के माध्यम से महानिदेशक महोदय के द्वारा जो है ये भेज दी गई है, उस पर भी हमारी बातचीत होगी और इस पर
चूंकि सुप्रीम कोर्ट से भी कई बार इस पर क्वेरीज आती रहती हैं, भारत सरकार से भी, तो उस पर भी कि क्या आपने ये एसओपी बनाई है नहीं बनाई है, बच्चों को आपने प्रार्थना सभा में या कई बार इसकी जानकारी दी है नहीं दी है, उस पर भी थोड़ा हम आधा घंटा इस पर भी बातचीत आज करेंगे। तो 2 कार्यक्रम हमारे मुख्य रूप से आज हो रहे हैं। तो मेरा निवेदन होगा कि हमारे जितने भी शिक्षक साथी जुड़े हैं, चाहे यूट्यूब से और वर्चुअल स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, तो प्लीज आप लोग एक तो विधिवत, तो आपको कहीं पर जो स्कॉलरशिप के संबंध में यदि कहीं पर कोई डाउट्स रहते हैं तो आप बाद में जैसे ही जो है हमारी इस पर बातचीत होगी तो अपनी क्वेरी जरूर करें। और साथ में एक हम अभियान के रूप में चलाएं कि वास्तव में छात्रवृत्तियां बच्चों के प्रोत्साहन के लिए और उनके जो नीडी बच्चे हैं उनके लिए दी जा रही हैं, तो उन तक जरूर पहुंचे। तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे ही हमको जो है मंत्री जी का टाइम हमको मिलता, अपडेट मिलता है, तो उस पर हमारा जो है फिर आप लोगों के साथ इस बीच हम जो है अपडेट करते रहेंगे। तो मेरे साथ हमारे एससीईआरटी के साथी जो हमारे छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ से हैं, डॉक्टर हरीश बडोनी जी हैं, राकेश रावत जी हैं। तो आप दोनों जो हैं इस पर बातचीत करेंगे छात्रवृत्ति के संबंध में। और थोड़ा बहुत जो है पोर्टल जो कि डेवलप हमने किया है और लगभग इसका हमने पायलटिंग भी की थी, उस पर कई साथियों को पता भी है कि इस पोर्टल में क्या क्या चीजें हैं, और पायलटिंग में जो जो कुछ चैलेंजेज आए थे उनको भी दूर कर दिया गया है और पोर्टल अब हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो एक बड़ी अच्छी बात हो गई है कि इसमें हमारा समय भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे, साथ में ऑन टाइम हमको जो है हर सूचना जो है प्राप्त होगी। तो ये हमारा सारी चीजें आएंगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बडोनी जी से कि प्लीज थोड़ा पहले छात्रवृत्ति के संबंध में पूरी जानकारी दे देंगे। और मेरा निवेदन होगा सभी से कि आपके पास मोबाइल जरूर होगा, पीपीटी भी हम आपको शेयर करेंगे, तो थोड़ा सा आप जरूर देख लीजिए कि सभी बच्चों को और सभी शिक्षक साथियों को, जो शिक्षक साथी नहीं है उनसे जरूर आप जो है शेयर करेंगे कि ये चीजें हमारी स्टेट लेवल से चल रही हैं, ताकि सभी को इसकी जानकारी भी हो, तभी हम जा करके क्या कर सकते हैं, बच्चों को लाभान्वित कर सकते हैं। तो बडोनी जी प्लीज। धन्यवाद सर। यहाँ पर इस वर्चुअल लाइव के माध्यम से और यूट्यूब लिंक के माध्यम से जुड़े हुए समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, उप शिक्षा अधिकारी और हमारे जनपद और विकास खंडों में इस कार्य को देख रहे हैं पटल प्रभारी और समस्त विद्यालयों के संस्थाध्यक्ष और शिक्षक साथी, ये बड़े हर्ष का विषय है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने जो ये छात्रवृत्ति परीक्षाएं जितनी भी एससीईआरटी के द्वारा संचालित होती हैं, इनके लिए जो आवेदन प्रक्रिया है, परीक्षा प्रक्रिया है, इसको सुगम बनाने के लिए एक वेब पोर्टल निर्मित किया है, जिसका आज माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा उद्घाटन भी किया जाना है। थोड़ा इसमें समय का, जैसे अभी सर ने बताया कि जैसे ही उपलब्धता होगी माननीय मंत्री जी की, तो इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा और उसके बाद ये सभी के लिए लाइव हो जाएगा और आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। इसमें पोर्टल के अंतर्गत क्या क्या है इसके बारे में हमारे रावत जी इसके बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू जो स्कॉलरशिप्स हमारी हैं इनके बारे में बता दूं। हमारे यहाँ पर दो प्रकार की छात्रवृत्तियां हैं, एक तो राष्ट्रीय स्तर की है और दूसरी जो है राज्य स्तर की है। जो हमारी राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृत्ति योजना है ये NMMS यानी राष्ट्रीय साधन से योग्यता छात्रवृत्ति नाम से प्रचलित है और 2008 से ये चली आ रही है। 2008 में इसको भारत सरकार ने लॉन्च कर दिया था। इस छात्रवृत्ति का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये था कि जो हमारे निर्धन बच्चे हैं, मेधावी हैं और किसी कारणवश ये अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपने अध्ययन को कंटिन्यू नहीं कर पाते थे, तो इसको कंटिन्यू कर पाएं, इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने ये योजना चलाई। तब से ये चलती रही। 500 रुपये इसमें स्कॉलरशिप दी जाती थी। 2017 में इसको पुनः जो है इसका
इसके जो छात्रवृत्ति की दर थी उसमें परिवर्तन हुआ और ये 500 रुपए से करके बढ़ा करके 1000 रुपए कर दी गई। इसमें 1 लाख छात्रवृत्तियां पूरे हमारे राष्ट्र स्तर पर आवंटित होती हैं और हमें जो भारत सरकार को इसका कोटा दिया गया है वो 1048 का है। बच्चे को चयनित होने पर 1000 रुपये पर मंथ 12 महीने के लिए दिया जाता है और यहाँ पर कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस रखी गई हैं, जैसे बच्चा कक्षा 7 में उत्तीर्ण हो, उसका प्राप्तांक प्रतिशत 55 हो और जो SC ST उनको जैसे 5% का रिलैक्सेशन हो। इसी प्रकार से एक विशेष यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि जो इनकम है पेरेंटल इनकम वो 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये वर्तमान में है, पहले ये कम हुआ करती थी, वर्तमान में 3.5 लाख से कम होनी चाहिए। तो ऐसे इस क्राइटेरिया के अंतर्गत जो बच्चे आते हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें ये हुआ कि कुछ बच्चे मेधावी थे लेकिन वो आर्थिक रूप से सबल थे, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये छात्रवृत्ति योजना चलाई जो डॉक्टर शिवानंद नौटियाल और श्रीदेव सुमन नाम से प्रचलित हुई। डॉक्टर शिवानंद नौटियाल के लिए पहले पूर्व में जो है 11 छात्रवृत्तियां दी जाती थी, 6 गढ़वाल के लिए, 5 कुमाऊं के लिए और श्रीदेव सुमन में 5 जो टॉप मोस्ट बच्चे होते थे विकासखंड स्तर पर और कुल मिलाकर के स्टेट में 475 बच्चे, इस प्रकार से छात्रवृत्तियों का आवंटन किया गया। इसमें पूर्व में धनराशि काफी कम हुआ करती थी, 200 रुपए और 150 रुपए, और 2022 में इसको बढ़ा करके हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा करके जो डॉक्टर शिवानंद नौटियाल है इसको 1500 रुपए पर मंथ और जो श्रीदेव सुमन छात्रवृत्ति योजना है इसको 1000 रुपए पर मंथ कर दिया गया। ये दोनों छात्रवृत्तियां हमारी डॉक्टर शिवानंद नौटियाल और श्रीदेव सुमन 10 माह के लिए 1 साल में दी होती हैं और ये कक्षा 9 से 12 तक दी जाती हैं। इसके लिए और जो क्राइटेरिया है ये 9 से 12 तक दी जाती हैं छात्रवृत्तियां और जो परसेंटेज है ये हमने आपको बता दिया, ये इसका क्राइटेरिया है। जो कुमाऊं मंडल गढ़वाल मंडल 2 के लिए डॉक्टर शिवानंद नौटियाल को इस तरह से बांटा गया है कि 50 गढ़वाल के लिए और 50 कुमाऊं मंडल के लिए। ये 2022 से ये परिवर्तन कर दिया गया। अब यहाँ पर कौन बच्चे होते हैं, कौन अप्लाई कर सकते हैं? एक तो परसेंटेज का क्राइटेरिया मैंने बताया, आपको इनकम का बताया। जो हमारी स्टेट की है यहाँ पर इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है और इसके अलावा पेरेंटल इनकम केवल एक ही के लिए है जो हमारी NMMSS स्कॉलरशिप है, केवल उसी के लिए पेरेंटल इनकम है, बाकी के लिए पेरेंटल इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। मुख्य उद्देश्य हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स हैं उनका भी ये था कि जो हमारे कमजोर आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं लेकिन मेधावी हैं तो उनको प्रोत्साहित किया जाए और दूसरा जो ड्रॉप आउट दर है इस ड्रॉप आउट दर में सुधार के लिए ये योजनाएं चलाएगी जिसका कुछ परिवर्तन दिखता भी है। अब इसके लिए जो एग्जाम क्राइटेरिया है, यहाँ पर जो एग्जाम का क्राइटेरिया है 2 प्रश्न पत्रों में परीक्षा आयोजित की जाती है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट जिसको हम मैट कहते हैं और स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट सेकंड पेपर सेट जिसको हम कहते हैं। 90 मार्क्स का ये होता है। जो हमारा मेंटल एबिलिटी टेस्ट है इसका जो स्टैंडर्ड होता है ये इसमें वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग जो हमारी मैथमेटिक्स साइंस से रिलेटेड भी होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, हमारी साइट पर ये चीज़ें आपको सब अवेलेबल मिलेंगी। जो हमारा सेकंड पेपर होता है ये सब्जेक्टिव होता है सेट का, 90 मार्क्स का भी ये भी होता है और इसमें सोशल साइंस और मैथमेटिक्स इन तीनों के जो है क्वेश्चंस आते हैं। मैथमेटिक्स 18 क्वेश्चन इसमें होते हैं और 14 इस प्रकार से इसमें डिवीजन होता है इसका। 2 प्रश्न पत्रों में ये परीक्षा आयोजित की जाती है और उसके पश्चात जो कंबाइंड मेरिट बनती है, मेरिट के आधार पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसमें सिलेक्शन बच्चों का होता है। सबसे पहले जो इसका जो क्राइटेरिया है उसमें
सर्वप्रथम जो चयन होता है वो डॉक्टर शिवानंद नौटियाल के लिए होता है, चूंकि इसमें छात्रवृत्ति की जो दर है वो 1500 रुपये पर मंथ है, सबसे अधिक है। तो इसमें प्रथम चयन जो है डॉक्टर शिवानंद नौटियाल के लिए होता है। उसके पश्चात जो हमारी राष्ट्र स्तर की स्कॉलरशिप स्कीम है एनएमएमएस, उसके लिए चयन होता है 1048, और उसके पश्चात श्रीदेव सुमन के लिए, यानी 5 प्रत्येक विकास खंड के जो टॉप मोस्ट बच्चे होंगे उनका चयन होता है। तो इस प्रकार से हमारी ये छात्रवृत्तियां स्टेट के लिए 1048, 100 और 475 आवंटित होती हैं। ये इस प्रकार से इसका कोटा होता है, जो डिस्ट्रिक्ट का कोटा है हमारा श्रीदेव सुमन का, और जो हमारा एनएमएमएस का कोटा है ये जनपदवार और आरक्षणवार निर्धारित है। यानी जनपद का कोटा निर्धारित है, जैसे ये दिख रहा होगा आपको, अल्मोड़ा है जैसे 92 का कोटा है, तो ये कास्ट वाइज जो है बंटा हुआ है, और 92 का डिवीजन ये आपको दिख रहा होगा। इसी प्रकार के सभी जनपदों का ये कोटा निर्धारित है। जो डॉक्टर शिवानंद नौटियाल है, इसके लिए टॉप जो 50 बच्चे होंगे कुमाऊं मंडल के, या टॉप 50 गढ़वाल मंडल के, इनको चयनित किया जाता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और श्रीदेव सुमन के लिए 5 इन ईच ब्लॉक, माने प्रत्येक विकास खंड से 5 जो टॉप मोस्ट बच्चे होंगे उनका चयन इसमें किया जाता है। जो हमारी स्टेट की दोनों स्कॉलरशिप हैं, इनके लिए ये है कि रिजर्वेशन का क्राइटेरिया नहीं है, तो उस रिजर्वेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए जो यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स होती हैं, वहाँ पर ये रखा गया है कि जो एनएमएमएस के लिए क्वालिफाइंग है वो 40% है, और जो एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए 32% रखा गया है। तो यहाँ पर वो पूर्ति की गई है। यहाँ पर कुछ चीजें हैं कि जैसे इन छात्रवृत्तियों में सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद क्या चीजें हैं, जैसे एनएमएमएस के लिए है तो बच्चा एनएमएमएस में जो बच्चा निकल जाएगा, कई स्कूलों से क्वेरी आती है इस प्रकार से, कई स्कूलों को ये अभी पता नहीं है, जानकारियां नहीं है। इन जानकारियों का अभाव क्यों है, ये हम ये नहीं कहेंगे कि विद्यालय की इसमें कमी है, ये हम अपनी भी कमी मानते हैं, और कुछ हम विकासखंड स्तर की भी कमजोरी मानते हैं कि वहाँ से उसी स्तर से ये प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है पूर्ण रूप से, जो विद्यालयों को जहाँ पर विद्यालय अनभिज्ञता व्यक्त करते हैं। जब बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो जो एनएमएमएस के लिए बच्चे सेलेक्ट होते हैं, इनके लिए ये आवश्यक है कि जो हमारा लगभग जून के प्रथम सप्ताह में एनएसपी खुलता है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, इस एनएसपी पे जो है सभी बच्चों को अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और उस रजिस्ट्रेशन में विद्यालय को उन बच्चों की सहायता करनी होती है। उस रजिस्ट्रेशन के पश्चात विद्यालय जो संस्थाध्यक्ष है वो उसको वेरीफाई करते हैं और फॉरवर्ड करते हैं, यानी सबमिट करते हैं, और उनके वेरीफाइड सबमिट करने के पश्चात वो सारा जो डेटा है वो सीईओ के पास चला जाता है, जो द्वितीय अधिकारी होते हैं यहाँ पर, द्वितीय नोडल अधिकारी, और सीईओ के बाद उसको वेरीफाई और सबमिट करने के पश्चात ये सीधे जो है हमारा भारत सरकार को चला जाता है डेटा, और भारत सरकार से ही इसका डिसबर्समेंट भी होता है स्कॉलरशिप का, और ये डीबीटी, प्योर डीबीटी है, ये सीधे बच्चे के अकाउंट में ये पैसा आता है। यहाँ पर कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि जैसे हम बच्चों को पहले से ही अवेयर कर दें कि जो बच्चे इसमें निकलते हैं या जो अपीयर हो रहे हैं, तो वो पहले से ही एक तो अपने आधार को जो है बैंक का जो अकाउंट है उससे अपडेट करा दें, और जो उसका विद्यालय में नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का नाम है, उसको भी अपडेट कर दें। उसमें कुछ भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। मिसमैच होने की स्थिति में ही बच्चा छात्रवृत्ति में सेलेक्ट होने के बाद भी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाता है। तो इस प्रकार की जो कुछ अवेयरनेस आपके द्वारा दिखाई जानी है, और ये जो जानकारियां हैं ये विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स को ये दी जानी आवश्यक है। जो हमारी डॉक्टर शिवानंद नौटियाल, श्रीदेव सुमन के लिए बच्चे चयनित होते हैं, इनके लिए ये आवश्यक है कि उन बच्चों की जो सूची है, चयनित बच्चों की सूची, उस सूची को हम एक हार्ड कॉपी में डाक के माध्यम से अपने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करा दें। साथ ही उनकी उस वर्ष की उपस्थिति और उनका प्राप्तांक प्रतिशत, ये भी जो है
एक फॉर्मेट बना करके उनको उपलब्ध करा दें। चूंकि यहाँ पर कुछ चीजें रखी गई हैं छात्रवृत्ति को कंटिन्यूएशन में रखने के लिए कि उसका अलग अलग क्लास वाइज जो है परसेंटेज क्या होना चाहिए, मैं यहाँ पर इसको शेयर नहीं कर रहा हूँ। ये हमारी जो पोर्टल जब ओपन होगा तो उस पर ये सब चीजें आपको अवेलेबल मिलेंगी, उपलब्ध मिलेंगी, क्योंकि आपको भी दिक्कत होगी, नोट करना पड़ेगा, अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग परसेंटेज है। केवल एनएमएमएस है जैसे, तो वहाँ पर केवल 9th और 11th में क्लियर पास होना होता है और 10th में उसको 60% जरूरी होता है। SC ST को 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है। ये आपको पोर्टल में भी उपलब्ध मिलेंगी सूचनाएं, और यही हमको इसमें करना होता है। इसके बाद जब बच्चा क्लास प्रमोट होता है, अगली क्लास में जाता है, तब भी हमें उसका रिन्यूअल कराना होता है। एनएमएमएस के लिए एनएसपी पे रिन्यूअल कराना होता है, और जो अन्य 2 छात्रवृत्तियां हैं उसकी हमें परसेंटेज और उपस्थिति की सूचना जो है खंड शिक्षा अधिकारी को देनी होती है, और खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से वो निदेशालय जो डिसबर्समेंट इसका करते हैं स्कॉलरशिप का, उन तक जाती है। इसके बाद ही उसकी नेक्स्ट ईयर की जो स्कॉलरशिप है वो इशू होती है, जारी होती है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं इनमें हैं। अब हम आते हैं, इसके अलावा हमने बात करते हैं हम कि हम जो हमारे गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं, यहाँ पर जो हमारे बच्चे हैं पढ़ने वाले गवर्नमेंट एडेड स्कूल में, वहाँ पर कक्षा 6 से और कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है। 2023 में हमारी उत्तराखंड कैबिनेट ने ये सर्कुलर पास किया, और ये एक अध्यादेश का रूप इसने लिया कि हमारे जो उत्तराखंड में उत्तराखंड के राजकीय और राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, इनमें पढ़ने वाले बच्चे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक छात्रवृत्तियां ले पाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जिन छात्रवृत्तियों की हम बात कर रहे हैं आज, ये सारी छात्रवृत्तियां परीक्षा में चयन के आधार पर दी जाती हैं। तो जो मुख्यमंत्री, ये हमारी कक्षा 6 से 12 तक के लिए जो हमारी स्कॉलरशिप जारी हुई है। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं, ये जो हमारी कुछ ये पोर्टल पर आपको उपलब्ध होंगे। जब पोर्टल हमारा उद्घाटन हो जाएगा तो ये PDF में आपको वहां पर उपलब्ध ये मिलेगा। तो ये 3 हमारे लिटरेचर हमने ये बनाए थे। एक तो प्रयत्न है, ये है कक्षा 6 में जो परीक्षा आयोजित होती है उनके लिए, इसमें मटेरियल मिलेगा। हायर ऑर्डर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इसका डिटेल मिलेगा, और क्या क्या प्रश्न पत्र इसमें होते हैं, कुछ पैटर्न मिलेंगे, और कुछ जितने हमारी अभी तक की परीक्षाएं हुई हैं उनके अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर आपको इसमें अवेलेबल मिलेंगे। एक ये प्रदर्शिका सेकंड करके है, तो जो हमारी ये डॉक्टर शिवानंद नौटियाल, श्रीदीप सुमन, यानी कक्षा 8 में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनके लिए आयोजित होती है। तो इसके लिए ये बुक जो है आपको मदद करेगी। और तीसरी ये सिद्ध हस्त नाम से है, तो कक्षा 9 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के लिए अपियर हो रहे हैं, तो उनके लिए ये मदद करेगी। तो एक चीज हो सकता है मैं मिस कर गया हूं, जो मैंने अभी तक ये छात्रवृत्ति योजना बताई, ये कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है, और कक्षा 7 जिन्होंने उत्तीर्ण किया हो और कक्षा 8 में गवर्नमेंट एडेड स्कूल में अध्ययनरत हों। अच्छा, एक चीज और है, ये छात्रवृत्तियां कभी कभी ये हो जाता है कि पोर्टल हमारा खुलता है, पोर्टल का टाइम भी खत्म हो जाता है, उसके बाद क्वेरी आती है स्कूल से कि हमारा ये बच्चा छात्रवृत्ति में निकला था एनएमएमएस के लिए और इसको अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिली है, अन्य स्कूलों में मिल चुकी है। तो उसका कारण ये होता है कि उसका रजिस्ट्रेशन एनएसपी पे नहीं हुआ होता है, और एनएसपी पर रजिस्ट्रेशन के लिए तिथियां होती हैं। उन तिथियों के अंतर्गत यदि रजिस्ट्रेशन हो चुका हो तो ठीक है, अदरवाइज वो एक बार जब पोर्टल क्लोज हो जाता है उसके बाद उस पर रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं होता है, न नेक्स्ट ईयर होता है, न उसके अगले साल होता है। यानी एक बार जो रजिस्ट्रेशन करने से चूक कर गया होता है उसको दोबारा मौका नहीं मिलता है। तो ये विशेष इस पर ध्यान देने योग्य बात है। हम आगे चलते हैं। जो कक्षा 6 से 12 तक की मैं बात कर रहा हूँ, ये मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति परीक्षा नाम से है, सीएम स्कॉलरशिप, और ये हमारे कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों के लिए है। 3 फेज हैं इसमें, 3 फेज हैं। एक जूनियर स्तर है यानी कक्षा 6, एक माध्यमिक स्तर है यानी कक्षा 9,
और एक उच्च माध्यमिक स्तर है यानी कक्षा 11। तो ये 3 प्रकार की हमारी स्कॉलरशिप हैं। तीनों परीक्षाओं के माध्यम से हैं। जो बच्चा कक्षा 6 में पढ़ रहा है और उसने कक्षा 5 की परीक्षा उत्तराखंड राज्य के किसी गवर्नमेंट एडेड स्कूल से उत्तीर्ण की है, वो इसके लिए एलिजिबल है। परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। मात्र यहाँ पर क्या चाहिए अर्हता उसके लिए कि उसने कक्षा 5 की परीक्षा गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल से उत्तराखंड के उत्तीर्ण की हो। उसी प्रकार से जो हमारे माध्यमिक स्तर की होगी 9th की, वहां पर भी यही सेम क्राइटेरिया होगा कि उसने कक्षा 8 की परीक्षा किसी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल से उत्तीर्ण की हो। तो यही शर्त है इसके लिए। बाकी सभी बच्चे कक्षा 6 में जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल में हैं पढ़ने वाले इसके लिए अपीयर हो सकते हैं। दूसरी चीज ये भी बता दूं कि कक्षा 5 और कक्षा 8 की परीक्षा यदि किसी दूसरे स्टेट से उत्तीर्ण की हो और वो गवर्नमेंट का हो तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल नहीं होगा। आवश्यक है कि उसने उत्तराखंड के ही विद्यालयों से कक्षा 5 और कक्षा 8 की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन केवल मात्र एक ही है। सारे बच्चे इसमें अपीयर हो सकते हैं, कक्षा 6 के और कक्षा 9 के। अब जो जूनियर लेवल यानी कक्षा 6 के लिए परीक्षा होती है, यहाँ पर जो बच्चे अपीयर होते हैं उनका 10%, जितने भी बच्चे अपीयर होंगे उनका 10% विकासखंड स्तर पर यानी ब्लॉक लेवल पर चयन होता है। यदि हमारे किसी विकासखंड में 100 बच्चे अपीयर होते हैं तो उसका 10% यानी 10 बच्चों को ये छात्रवृत्ति मिलेगी। इसी प्रकार से सेकेंडरी लेवल में भी कक्षा 9 की परीक्षा में जो जितने बच्चे अपीयर होंगे उसका 10% उनको छात्रवृत्ति मिलेगी। अब देखिए, जूनियर स्तर में कक्षा 6 में जो बच्चा सेलेक्ट होगा उसको कक्षा 6 में मिलेगी 600 रुपये पर मंथ, 7 में मिलेगी 700 रुपये पर मंथ, 8 में मिलेगी 800 रुपये पर मंथ। और उसके बाद जब वो 9th में पुनः फिर परीक्षा में बैठेगा इसी मुख्यमंत्री मेधावी में, तो उसको 9 में मिलेगी 900 रुपये पर मंथ, 10 में मिलेगी 900 रुपये पर मंथ। और उसके बाद जो उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा होगी उस परीक्षा में जो बच्चे 80% से अधिक प्राप्तांक प्राप्त करेंगे उन सबको जो है कक्षा 11 और 12 में स्कॉलरशिप मिलेगी 1200 रुपये पर मंथ के रेट से। यहाँ पर भी कुछ कंडीशंस हैं। यदि बच्चा गवर्नमेंट स्कूल से चयनित होता है और उसके बाद वो किसी प्राइवेट स्कूल में चला जाता है तो उसकी स्कॉलरशिप वहीं पर क्लोज हो जाती है, एक चीज। दूसरी चीज, यदि यहाँ पर कंटिन्यूएशन के लिए कुछ बैरियर्स हैं, जैसे कक्षा 6 में बच्चा जब उत्तीर्ण होगा तो कक्षा 7 में उसकी स्कॉलरशिप तब मिलेगी जब उसने अपने जो अटेंडेंस है वो 75% प्राप्त की होंगी और जो प्राप्तांक प्रतिशत है उसका वो 60% होगा 6, 7 और 8 के लिए, 6 और 7 के लिए, तब उसके कंटिन्यू ये रहेगी। उसी प्रकार से माध्यमिक स्तर के लिए जब वो कक्षा 9 में 70% मार्क्स प्राप्त करेगा और 75% उपस्थिति प्राप्त करेगा तब उसको कक्षा 9 और 10 में ये छात्रवृत्ति मिलेगी। उसी प्रकार से कक्षा 11 में 12 में उसको तब मिलेगी जब कक्षा 11 में वो 75% उपस्थिति और 75% प्राप्तांक प्राप्त करेगा। तो ये इसके लिए कंडीशंस हैं। यहाँ पर छात्रवृत्ति की जो दरें हैं बड़ी आकर्षक हैं, ये आपको मैंने दिखाई है अभी। ये आपको जो है पीपीटी के माध्यम से भी दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से ये छात्रवृत्तियों का वितरण होता है। तो ये जो भी हमारी छात्रवृत्तियां हैं जूनियर स्तर की, माध्यमिक स्तर की और उच्च माध्यमिक स्तर की, इन तीनों के लिए हमने क्राइटेरिया आपको बता दिया है। तो इसमें मुख्यमंत्री मेधावी में एक बेनिफिट ये होता है कि हम विकासखंड स्तर पर जितने अधिक से अधिक बच्चों को अपीयर कराएंगे उतने अधिक बच्चे हमारे इसमें सम्मिलित होंगे, चयनित होंगे। तो अधिक से अधिक बच्चों को ये हम सम्मिलित कराएं इसमें, उतना अधिक बच्चों को इसका बेनिफिट मिलेगा। एक चीज तो ये है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है
कि एनएसपी पोर्टल पर केवल हमने एनएमएमएस के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। बाकी जितनी भी स्कॉलरशिप्स के बारे में मैंने बताया, यहाँ पर किसी को भी एनएसपी पोर्टल पर रजिस्टर नहीं करना है। केवल मात्र हमें क्या करना है कि उसकी सूचना हमें खंड शिक्षा अधिकारी को देनी है। प्रत्येक वर्ष जो उसकी परफॉर्मेंस होगी बच्चे की, वो परफॉर्मेंस की सूचना हमें उनको देनी है और परफॉर्मेंस के आधार पर ही ये कंटिन्यूएशन में चलती है स्कॉलरशिप। विशेष ध्यान रखना है कि इसमें गवर्नमेंट एडेड स्कूल के और जो कक्षा 8 के लिए है वो लोकल बॉडी स्कूल भी उसमें सम्मिलित किए जाते हैं, इनके लिए ही ये रखी जाती। अब जो क्वेश्चन पेपर का क्राइटेरिया मैं एक बार बता देता हूँ पृथक पृथक आपको, कि जो हमारी मुख्यमंत्री मेधावी है जूनियर लेवल की, यहाँ पर हमारे 60-60 अंकों के 2 प्रश्न पत्र होते हैं जब बच्चा कक्षा 6 में अध्ययनरत होता है। यहाँ पर जो पाठ्यक्रम होता है उसका वो कक्षा 3, 4 और 5 के स्तर का होता है। 2 प्रश्न पत्रों में परीक्षा आयोजित की जाती है। प्रथम प्रश्न पत्र में मेंटल एबिलिटी टेस्ट मैट और द्वितीय प्रश्न पत्र इसका स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट यानी सेट। तो 60-60 अंकों की ये 2 प्रश्न पत्रों में 1.5 घंटे की परीक्षा आयोजित की जाती है। जो हमारा सेट है इसमें लैंग्वेज होती है यानी हिंदी, 20 क्वेश्चंस इसके होते हैं। ईवीएस जो हमारा मिक्सअप होता है जिसमें विज्ञान भी होता है, हमारा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये जो मतलब छोटे स्तर पर इन्वायरमेंटल स्टडी जो होता है हमारा पर्यावरणीय अध्ययन, ये है 20 मार्क्स का ये होता है, 20 ही क्वेश्चन होते हैं। और तीसरा हमारा मैथमेटिक्स होता है, ये भी 20 मार्क्स का होता है, 20 ही क्वेश्चन इसमें होते हैं। और जो तीनों में जो है जो हमारा लेवल है ये हमारा 3 to 5 होता है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं रखी गई है। यदि कोई प्रश्न गलत भी होता है बच्चे का तो ऋणात्मक अंक यहाँ पर दे नहीं होते हैं। दूसरा जो हमारा माध्यमिक स्तर का है यानी कक्षा 9 के लिए जो परीक्षा होती है वहां पर भी हमारे ये 2 प्रश्न पत्र मैट और सेट में परीक्षा आयोजित होती है। अंतर क्या है कि यहाँ पर 100 अंक की परीक्षा होती है। जो प्रथम प्रश्न पत्र है इसमें वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, अच्छा इसके अंतर्गत कई चीजें आती हैं जैसे डेट, टाइम, एज बेस्ड, ब्लड रिलेशंस और ऑड मन आउट और सीरीज बेस्ड, इस तरह के ये क्वेश्चंस इसमें आते हैं। और मैथमेटिक्स का जो इसमें कवरेज रहता है वो ज्यादा रहता है। इसी क्रम में द्वितीय जो प्रश्न पत्र होता है हमारा, ये 3 इसमें पार्ट होते हैं, सोशल साइंस, साइंस और मैथमेटिक्स। सोशल साइंस के अंतर्गत हमारे ज्योग्राफी आ गई, हिस्ट्री आ गई और पॉलिटिकल साइंस, और साइंस के अंतर्गत हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। उसी प्रकार से मैथमेटिक्स के अंतर्गत हमारे केवल मैथमेटिक्स आ गई। तो यहाँ पर हमारे ये 14 मार्क्स के ईच यानी सोशल साइंस 40 मार्क्स, और इसके अंदर जो है जो हम डिवीजन होता है वो 14 मार्क्स का होता है, 13 और 14। उसी तरह से साइंस में भी 13 और 14 और मैथमेटिक्स में 20 मार्क्स। तो इस तरह से ये इसका डिवीजन होता है। तो ये 2 छात्रवृत्तियों के बारे में हमने बताया। अब इसमें ये था हमारा मुख्य रूप से आज का जो ये हमने ओरिएंट इसलिए किया कि जो ये दायित्व दिया जाता है ये हम बीओज का, सीओज का, और जो बीओज में पटल प्रभारी हैं, सीओज में हैं, इनका हम अभिमुखीकरण करते हैं। और इस आशा से करते हैं कि ये जो इनका अभिमुखीकरण होता है ये आगे इसको डिलीवर करेंगे विद्यालयों तक। होता है नहीं होता है इसकी जानकारी हमें नहीं है। तो इसीलिए हमने आज ये मन बनाया कि हम सारे स्कूल्स को वर्चुअल माध्यम से यहाँ पर ओरिएंट करें, और आपकी तरफ से भी जहाँ पर जो क्वेरी होगी उसका भी हम समाधान करेंगे। और मैं समझता हूँ कि अब काफ़ी कुछ आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। पहले भी आप विज्ञ थे इसके बारे में, लेकिन जो लोग नहीं विज्ञ थे वो विज्ञ हो गए होंगे। तो इस पर जो भी क्वेरी जहाँ पर होगी आप लोगों की, वो क्वेरी आप रखेंगे। दूसरा ये है कि ये जो हमारा पेपर वर्क था, मैं ये कह रहा था कि अब तक हमारा इसमें पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता था और आवेदन पत्र की जो प्रक्रिया थी ये भी ऑफलाइन थी।
ऑफलाइन के कारण क्या होता था कि बहुत सारी दिक्कतें आती थी। कहीं आवेदन पत्र छूट जाते थे, तो कहीं बच्चे आवेदन नहीं कर पाते थे, कहीं आवेदन नहीं पहुंच पाते थे। तो इन सब चीज़ों के समाधान के लिए हमने ये जो वेब पोर्टल है, इसका निर्माण किया और इस वेब पोर्टल को हमने आईटीडीए की मदद से बनाया है और इसी का आज उद्घाटन होने जा रहा है। तो ये इतना सुगम आपके लिए हो जाएगा कि लेकिन इसमें एक चीज़ें हैं, आप यानी विद्यालयों की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि कोई भी पोर्टल होता है उसमें लॉगिन आईडी होती है, तो जो हितधारक डायरेक्ट होता है उसको दी जाती है। लेकिन हमने ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी फिलहाल इस वर्ष के लिए प्रथम परीक्षा के लिए टीचर्स को बनाया है रिस्पॉन्सिबल, यानी विद्यालय को रिस्पॉन्सिबल बनाया है। क्योंकि छोटी क्लास के बच्चे हैं, वो इतने अवेयर नहीं रहते हैं, जानकारियाँ नहीं रहती हैं, तो इसमें जो भी कार्यक्रम है ये सब करना होगा विद्यालय को। तो विद्यालय की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है और आज ही हम विद्यालयों का ओरिएंटेशन करने जा रहे हैं पोर्टल वाला। और ये भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब तक इसका ओरिएंटेशन हुआ नहीं तब तक आप कृपया इसमें बने रहें, क्योंकि इसकी जो प्रक्रिया है, ये जो आवेदन प्रक्रिया ये कल से हमारी प्रारंभ हो जाएगी, हो सकता है आज ही से प्रारंभ हो जाए। और पोर्टल कैसे आप लोगों को संचालित करना है, कैसे आवेदन की प्रक्रिया कैसे होनी है, प्रधानाचार्य का रोल क्या होगा, जिनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी विद्यालय में उनका रोल क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो आप इसमें बने रहेंगे तो ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट भी आपको अच्छा आएगा इसमें। आप देखेंगे कि आपका काम कितना सहूलियत, कितना ईज़ी हो गया है और खंडों में और जनपद में और ये काम जो है कितना ईज़ी हो गया है। तो अभी चूँकि इसका उद्घाटन भी होना है, आप इसमें बने रहें और इस बीच में जो हमारा अभी मोबाइल ऐप एसओपी की बात हो रही थी उस पर जो है आप लोगों को बताया जाएगा, तो आप इस पर बने रहें।